नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान को पीएम मोदी की मेगा सौगात, जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन, जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला, ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का भी हुआ उद्घाटन। विपक्ष की राजनीति पर भी कड़ा प्रहार। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी के आरोप, जांच शुरू। तो वहीं 6 जुलाई को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की होगी अहम बैठक का एजेंडा जारी। पंजाब कांग्रेस में टूट की खबर, राहुल गांधी के खास चन्नी काफी नाराज। तो रंधावा दिल्ली में अमित शाह से मिले, चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा खेला। टीएमसी में खुलकर बगावत, पार्टी दफ्तर पर कब्जे की जंग तेज। ममता गुट और बागियों में झड़प। तो वहीं ममता को एक और बड़ा झटका, चंद्रिमा भट्टाचार्य ने टीएमसी चीफ समेत सभी पदों से दिया इस्तीफा। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन। यूएपीए के तहत जैश, लश्कर और अलकायदा से जुड़े 23 आतंकी घोषित। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राजस्थान को पीएम मोदी की सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त सहयोग से तैयार की गई है। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। साथ ही पीएम ने जयपुर मेट्रो के 41 किलोमीटर लंबे सेकंड फेज का शिलान्यास किया। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकारें सिर्फ शिलान्यास करके परियोजनाओं को छोड़ नहीं देती, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। वैश्विक हालातों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है, लेकिन नए भारत की इच्छा शक्ति और समय पर लिए गए सही फैसलों ने इस संकट पर काबू पा लिया। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम ने यह भी कहा कि बहुत अफवाहें फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। सर, आज तो जबरदस्त, वो भी मेगा सौगात राजस्थान को दी गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले जो ये गल्फ युद्ध की वजह से जो समस्याएं आई, उसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बातें सब कही। प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहिए हिंदुस्तान की जनता को कि इस क्राइसिस में जो कुछ भी परेशानियां हुई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, गैस सिलेंडर को लेकर के किल्लतें हुई, जनता ने सरकार में भरोसा नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, सरकार ने भी अपने हिसाब से कम नहीं किया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत जो $70 से बढ़ के $120 हो गई, सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी सरकार उस नुकसान को बाकायदा झेलते चली गई ताकि जनता को राहत मिले। तीसरी सबसे बड़ी बात जो आज के इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि क्राइसिस कितना भी हो, ग्लोबल स्तर का हो या डोमेस्टिक स्तर का हो, विकास के जो काम हैं, आज जो सिर्फ शिलान्यास हुआ है, वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजना जो घोषणाएं हुई उसकी बात में नहीं कर रहा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज दिया कि काम अपने सुचारू गति से वो आगे बढ़ रहा है, विकास के काम में कोई रुकावट नहीं है। क्राइसिस होती है, लेकिन सरकार अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव से हटती नहीं है। और इसके लिए जो लगातार विपक्ष की तरफ से हमले होते हैं, उसे प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को भड़काने की कोशिश की जाती है, अफवाह फैलाई जाती है, लेकिन फिर भी
वो लोग सफल नहीं हो पाते। जी, अब बात चढ़ावा चोरी विवाद की। राम मंदिर में दान चोरी का मामला अभी सुलझ नहीं पाया, तब तक विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। दावा किया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में भी आने वाले दान और चढ़ावे की रकम में हेरफेर की जा रही है। बढ़ते मामले को देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हर दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने चोरी की बात को कबूल कर लिया है। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक को लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तिरछे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि यह बैठक 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे होगी। यह बैठक अयोध्या के मनी रामदास छावनी में होगी। इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। साथ ही SIT की अंतरिम रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में चर्चा की जाने वाली 5 एजेंडे सार्वजनिक किए गए हैं। सर, 5 प्रमुख एजेंडे तो सामने आ गए हैं, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? देखिए, आप एजेंडा जारी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देश की जनता को। हिंदू समाज ये देखना चाहता है कि इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है। क्या चंपत राय बाहर निकाले जाएंगे? क्या अनिल मिश्रा को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्या इन लोगों की गिरफ्तारी होगी? अगर ये कार्य इस हिसाब से चलता है कि मीटिंग के बाद बड़े बड़े लोगों के ऊपर गाज गिरती है, उनका इस्तीफा लिया जाता है, उनको ट्रस्ट से बाहर किया जाता है, लोगों को ये एहसास होगा कि सरकार और ट्रस्ट और जो लोग मंदिर का प्रबंधन कर रहे हैं, दे आर सीरियस अबाउट दिस मैटर। 1 नंबर 2, ये जो बातें कही जा रही है कि इस्तीफा होगा नहीं होगा, ट्रस्ट के कुछ नियम कानून हैं, जनता को इन सब चीज़ों के ऊपर न भरोसा है, ना ही वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि कानून क्या कह रहा है, प्रावधान क्या कहा जा रहा है। लोग एक्शन देखना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी तक अपनी सरकार और SIT ने अपनी जांच से अपनी साख को बचा लिया, क्योंकि जिस हिसाब से रोज खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से चोरी, जैसे आज मालूम चला कि अभी जब ये चोर गैंग वहां से बाहर निकाल दिया गया है तो 26 लाख के आसपास पर डे ऑन एवरेज चढ़ावा जो है बैंक में जमा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जब ये चोर गैंग एक्टिव था तब ये मालूम चलता था कि 19 लाख रुपए, मतलब हर दिन 6 लाख रुपए की चोरी, हर दिन 6 लाख ऑन एवरेज ये लोग चोरी कर रहे थे। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सरकार को एक्शन भी लेना पड़ेगा, वहाँ का पूरा जो सिस्टम है उसको बदलना भी पड़ेगा, नए प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के बाद पीपल वांट टू सी हेड्स रोलिंग। लोग चंपत राय, दीपक, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और तमाम जो कोषाध्यक्ष है वो भी, इन तमाम लोगों को बाकायदा ट्रस्ट से बाहर देखना चाहते हैं। और अगर ये नहीं हुआ तो लोगों का ट्रस्ट इस पूरे सिस्टम के ऊपर से हटेगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं जैसे जैसे पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के भीतर भी विस्फोट बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से पुरानी गुटबाजी और मुख्यमंत्री की कुर्सी का जिन्न बाहर आ गया है। पार्टी के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आगामी चुनाव के लिए CM का चेहरा घोषित करने की मांग तेजी से उठने लगी है। लेकिन कुर्सी की लड़ाई बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि चन्नी कांग्रेस को तोड़कर एक अलग गुट बना सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इस बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा के अमित शाह से मिलने के बाद हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के अध्यक्ष ढिल्लों ने यहां तक कह दिया है कि बीजेपी में सबका स्वागत है। सर, जिस तरह की गुटबाजी की खबरें कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रही है, इसका नतीजा चुनाव में कैसा होगा? देखिए, इसका नतीजा तो बिल्कुल साफ है, आप जीती हुई बाजी हार रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ये क्यों हो रहा है। इसकी वजह बिल्कुल साफ है, लैक ऑफ लीडरशिप। राहुल गांधी पार्टी को ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन साहब, जो है कहने को अध्यक्ष है, उनके पास शक्ति नहीं है, वो फैसला नहीं ले सकते। कमिटीज बनाई जाती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑलमोस्ट करता धरता है, KC वेणुगोपाल, उनको नॉर्थ इंडिया की राजनीति का ABCD मालूम नहीं है। अब चुनाव सिर पे है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल डाउन है, उसका मुख्यमंत्री
श्री अकाल तख्त साहब से सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहा है, वहां तमाम सर्वेज ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां तो ज्यादा कोई मजबूत पार्टी है नहीं, उनका गठबंधन भी नहीं अभी तक हो पाया है अकाली दल से। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ये जीती हुई बाजी नजर आ रही थी। लेकिन लीडरशिप का खेल देखिए, जो पिछली बार आपने पंजाब में गलतियां की वही गलतियां आप फिर से दोहरा रहे हो। मतलब ये लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ लेजिटिमेसी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, और इस वजह से लोगों को मौका मिल जाता है कि वो पार्टी में रहते रहते विद्रोह। मजाल है कि कोई बीजेपी का लीडर राहुल गांधी से जाकर के मिल ले क्राइसिस के दौरान। कोई इमेजिन कर सकता है कि कोई सांसद ये गुस्ताखी कर दे कि वो राहुल गांधी सोनिया गांधी से जाकर के मिल रहा हो, वो भी खुला मीडिया के सामने रंधावा साहब कर रहे हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। शशि थरूर कर रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस लैक ऑफ इमेजिनेशन, लैक ऑफ लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी है। जी, तो पंजाब में घमासान मचा है, तो वहीं बंगाल में ममता की मुसीबत खत्म ही नहीं हो रही है। संकट से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बेहद करीबी और टीएमसी की राइट हैंड मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी में मच रही उठापकड़ के बीच में ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शुमार चंद्रिमा का इस तरह से अचानक जाना टीएमसी के लिए एक बहुत बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। तो वही टीएमसी की पार्टी कार्यालय को लेकर बड़ा सियासी विवाद भी सामने आ चुका है। पार्टी के दो गुटों ने कार्यालय के बाहर अपने अपने पोस्टर लगा दिए हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच में झड़प भी हो गई है। हालात बिगड़ने पर कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई है और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी करनी पड़ी है। बागी गुट ने पार्टी कार्यालय पर अपना दावा ठोका है। इस बीच कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने मिलकर नई पार्टी बनाई है और वो सभी शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सर, अब ये जो पार्टी दफ्तर की लड़ाई है, इसमें कौन बाजी मारेगा? देखिए, बाजी तो वही मारेगा जिसके साथ संख्या होगी। बात बहुत ही सिंपल है। जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसकी लेजिटिमेसी इस तरीके से गिर गई है कि ये लोग अकेले बाहर निकल नहीं पाते, लोग अंडे मार रहे हैं। जो दूसरा टीएमसी है वो अब तो घूम रहे हैं, उनके ऊपर अंडे नहीं लग रहे। तो ममता बनर्जी को ही चार्ज लेना पड़ेगा। ये जो साइड से जो चल रहा है, कहीं आप किसी को अध्यक्ष बना दे रहे हो, किसी को कोषाध्यक्ष बना दे रहे हो, कोई कल्याण बनर्जी सामने आकर के बात कर रहा है, अभिषेक बनर्जी को आप आगे कर रहे हो, इससे ममता बनर्जी की समस्याएं खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि टेक्निकली चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हाई कोर्ट हो या फिर विधानसभा के अंदर स्पीकर हो, इन लोगों के फैसले से टीएमसी के भविष्य का वो तय होने जा रहा है कि कौन असली है कौन नकली है। और ऐसे में ये जो क्राइसिस है उसमें उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि उनके हक में कानून नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो संख्या के आधार पे ऋतुव्रता बनर्जी का जो पक्ष है उसको असली मान लेगा। स्पीकर साहब ने पहले ही मान लिया, हाईकोर्ट भी इस चीज को नहीं मानेगा। आपका बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया, ऑफिस पे कब्जा हो गया, आगे नाम पे भी कब्जा हो जाएगा, सारी चीजों के ऊपर कब्जा हो जाएगा और सिंबल पे कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे में ममता बनर्जी के पास बस एक ही रास्ता है, शी शुड कम अप हरसेल्फ। उनको खुद सामने आकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अगर ये ऐसा नहीं कर पाएंगी तो ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बचेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। मोदी सरकार ने सीमा पार से संचालित होने वाली आतंकी नेटवर्क के खिलाफ अपने अभियान को काफी तेज कर दिया है। अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने 23 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। 23 आतंकियों में से 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक है। ये सभी नाम मुख्य रूप से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन्हें यूएपीए की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि ये लोग जम्मू कश्मीर में आतंकी भर्ती, घुसपैठ, प्रशिक्षण, हथियारों की सप्लाई और हमलों की साजिश में शामिल रहे हैं। सर, सरकार का तो बड़ा फैसला है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, पाकिस्तान के लिए भी झटका है और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं उनके लिए भी झटका है। ये 23 के 23 सब पाकिस्तान के अंदर है, 6 भले इसमें इंडियन सिटीजन हो, लेकिन क्या जवाब है। 2 दिन पहले क्या खबर आई थी कि 117 लोगों ने चिट्ठी लिखी, बातचीत करो।
उसमें 61 जो है वो हिंदुस्तानी थे। वो कह रहे थे कि नहीं, पाकिस्तान की बातचीत करना है। तो बातचीत करने का क्या आधार होना चाहिए, वो अमित शाह ने आज वो लिस्ट निकाल दी कि ये 23 हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर है। तो आप ये देखिए 3 फायदे इस लिस्ट से। पहला, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इस लिस्ट के जरिए यह बता दिया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, 1। नंबर 2, आपने पूरी दुनिया को यह भी बता दिया कि हमारे टेररिस्ट हैं, ये लश्कर तैयबा जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मोहम्मद जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनली बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहां हैं? ये पाकिस्तान के अंदर है। मतलब ये आपने FATF की मीटिंग से पहले एक आधार क्रिएट किया है कि पाकिस्तान को टेररिस्ट वाले जो लिस्ट में, वो ग्रे लिस्ट से ये बाहर ना आ सके। तीसरी चीज, आपने उन सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया जो अचानक पैसे लेकर के किसी और वजह से, आप ये जो अमन की आशा, बातचीत होनी चाहिए, टेरर टॉक जो है एक साथ होना चाहिए, हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, ये तो हमेशा रहेंगे, इसलिए बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए, इस तरह की सुगबुगाहट को भी पूरी तरीके से पूर्ण विराम दे दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।